मितेश, साहिल, स्टेफी, प्रेजेंट सर। ओम पटेल, प्रेजेंट। केशवी, प्रेजेंट सर। कृपल, प्रेजेंट सर। दर्शनिका, टिशा, प्रेजेंट। दर्शित, प्रेजेंट। वंश, प्रेजेंट सर। मयूर, खुशबू, प्रेजेंट सर। निराली, प्रेजेंट सर। लीजा, तनुश्री, दीप, तन्वी, प्रेजेंट सर। शिवानी, कैनिल, संजो, अदिति, जील, अब्बन, प्रेजेंट सर। दिशा। एसवीवी स्टूडेंट्स, आदित्य, प्रेजेंट सर। वर्षिल, प्रेजेंट सर। खुशी पटेल, यश, नील, प्रेजेंट सर। भावना, ध्रुव, व्रज, प्रेजेंट सर। चंदन, प्रेजेंट सर। वृत, सर। अभिषेक, कुश, प्रियांशी, प्रेजेंट सर। धार्मिक, प्रेजेंट सर। लक्ष्य, प्रेजेंट सर। हर्ष, प्रेजेंट सर। ललित, नंदिनी, प्रेजेंट सर। मनीषा, प्रेजेंट सर। संजना, जयवीर, पल्लव, प्रेजेंट सर। देवराज, हर्षिल, ललित। चलो, कोई रह गया अटेंडेंस में तो जल्दी से बताओ। तनुश्री, दर्शनिका एंड साहिल। ओके, तनुश्री, दर्शनिका, साहिल। ओके, डन। Yes, let's start the class now.
लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सारे पढ़ लिए थे, है ना? हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी कवर कर लिया था, यहाँ तक हम सबको पता था। हम डिस्कस कर रहे थे ऑब्जेक्ट के बारे में, है ना? ऑब्जेक्ट क्या होता है सबको पता चल गया? व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहाँ से बनता है? देखो, सपोज करो हमारे पास इस तरह की रेज है और ये हमारी ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है? ये ऑप्टिकल डिवाइस कुछ भी हो सकती है, आपकी मिरर भी हो सकती है, लेंस भी हो सकती है ना? सपोज करो इस तरह की रेज इंसिडेंट है ना? इस तरह की रेज इंसिडेंट है। दीज आर योर इंसिडेंट रेज। तो जहाँ पे आपकी इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे आपकी इंसिडेंट रेज का इंटरसेक्शन होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज फॉर एनी ऑप्टिकल डिवाइस इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द इंसिडेंट रेज ऑन एन ऑप्टिकल डिवाइस, ठीक है? तो ये सपोज करो आपका ऑप्टिकल डिवाइस है, दिस इज योर ऑप्टिकल डिवाइस, एंड दीज आर योर इंसिडेंट रेज, ठीक है? इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे जो रेज का नेचर है आप देख सकते हो, ये इंसिडेंट रेज कैसी है? डाइवर्जिंग है। अब हमेशा जरूरी नहीं है इस तरह की रेज डाइवर्जिंग हो, है ना? आपकी रेज कुछ इस तरह की भी हो सकती है। ये सपोज करो आपका ऑप्टिकल डिवाइस है और आपकी रेज इस तरह से पास हो रही, ठीक है? सो यहाँ पे आपकी रेज का नेचर कैसा है? देखो, कन्वर्जिंग नेचर। यहाँ पे आपकी रेस किस तरह से हो रही है? कन्वर्जिंग नेचर। अब ये इंटरसेक्ट कहाँ करेगी? ये सपोज करो आपका ऑप्टिकल डिवाइस है, तो इंटरसेक्शन इसका कहाँ पे होगा? आपको इसको इंटरसेक्ट कराने के लिए इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे कहीं, ठीक है? इसको इंटरसेक्ट करवाने के लिए हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। सो दिस इज योर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये भी है बट इसका नेचर कैसा है? वर्चुअल, क्योंकि ये ऑप्टिकल डिवाइस के पीछे बन रहा है। ऑप्टिकल डिवाइस के पीछे जो ऑब्जेक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑप्टिकल डिवाइस के सामने जो बन रहा है इसको हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे? रियल ऑब्जेक्ट। दिस इज योर रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट इंटरसेक्शन ऑफ योर इंसिडेंट रेज ऑन एन ऑप्टिकल डिवाइस, है ना? किसी भी ऑप्टिकल डिवाइस पे जो इंसिडेंट रेज का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब आपकी रेस पैरेलल भी हो सकती है ना? रेस तो किसी भी टाइप की हो सकती है, कन्वर्जिंग हो सकती है, डाइवर्जिंग हो सकती है, पैरेलल हो सकती है। अगर पैरेलल रेज है, सपोज करो आपकी रेज इस तरह से आ रही है ना? किसी ऑप्टिकल डिवाइस पे अगर वो रेज पैरेलल ही गिर रही, तो इसका इंटरसेक्शन कहाँ होगा बताओ? इसका इंटरसेक्शन करवाने जाओगे तो ये इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिलेगी। तो आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो वर्चुअल तो बनेगा, लेकिन कहाँ पे बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगा। इफ यू एक्सटेंड दीज लाइन्स देन योर ऑब्जेक्ट विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया। ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दो कंसेप्ट यहाँ पे हमें समझने हैं ऑप्टिक्स को पढ़ने से पहले। एक तो ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए और दूसरा हमें पता होना चाहिए इमेज का कंसेप्ट, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट हम सबको पता चल गया। ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज योर इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंसिडेंट रेज। जितनी भी इंसिडेंट रेज हैं उन सबके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दिस ऑल आर इंसिडेंट रेज, ठीक है, विच आर इंसिडेंट ऑन द ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्टिकल डिवाइस कुछ भी हो सकता है, मिरर हो सकता है, लेंस हो सकता है, जो भी डिवाइस हम पढ़ेंगे, है ना? लेकिन ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन हर डिवाइस के लिए सेम रहेगा, चाहे हम मिरर पढ़ें चाहे हम लेंस पढ़ें। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? अब हम डिफाइन करते हैं इमेज को, ठीक है? ये दो कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स को समझने से पहले, है ना? सेकेंडली वी कम टू अवर इमेज। व्हाट इज इमेज? सो इमेज इज योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल रिफ्लेक्टेड रेस।
अगर मैं मिरर की बात करूं, क्योंकि बेसिकली हमने रिफ्लेक्शन स्टार्ट किया था, राइट? अभी हम कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हैं? जनरली हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कवर किए थे। तो जितनी भी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है ना, रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा? रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपको क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी, ठीक है? जैसे सपोज करो हमारे पास इस तरह का ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है? दिस इज आवर ऑप्टिकल डिवाइस और यू कैन से दिस इज योर मिरर, ठीक है? अब यहाँ से आपकी जो रेज है रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरह से आ रही है, मिरर से टकराने के बाद इस तरीके से वो आपकी रेज आ रही है। नाउ दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज। बड़े ध्यान से देखो, ये मिरर से टकराने के बाद आ रही है, दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज। सो रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम क्या मिलेंगे? इमेज मिलेगी। रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमें क्या मिलेगी? इमेज मिलेगी, ठीक है? अब ये जो है कन्वर्जिंग है ना? ये जो रिफ्लेक्टिंग रेज है इनका नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग नेचर। अब ज़रूरी नहीं है हर बार इसका नेचर कन्वर्जिंग हो, ये डाइवर्जिंग भी हो सकती है ना? सपोज करो ये हमारा ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है? और हमारी रेज कुछ इस तरीके से आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से ऐसे स्प्रेड हो जा रही है, मिरर से टकराने के बाद इस तरह से स्प्रेड हो रही है, ठीक है? मिरर से टकराने के बाद हमारी जो रेज है इस तरह से स्प्रेड हो जाती हैं, ठीक है? तो जब इस तरह से स्प्रेड हो जाएंगी तो ये डाइवर्जिंग रेज कहलाएंगी। कैसी रेज कहलाएंगी? डाइवर्जिंग रेज। है ये रिफ्लेक्टेड रेज, बट रिफ्लेक्टेड में इसका नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग। सो दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज and the nature of reflected rays is diverging in nature. This is your optical device. तो अब हमें अगर इमेज बनानी है तो हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, हमें इन सारी लाइंस को एक्सटेंड करना पड़ेगा और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगी वहाँ पे हमें इमेज पॉइंट मिल जाएगा। अब इमेज का नेचर कैसा है? यहाँ पे देखो वर्चुअल इमेज आपकी बन रही, हियर इट इज फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज, क्योंकि वो ऑप्टिकल डिवाइस के पीछे बन रही है ना? इफ द image is forming behind the optical device then the nature of device image will be virtual. अगर सामने बनेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? रियल। यहाँ पे कैसी इमेज है आपकी? रियल इमेज। अब ज़रूरी नहीं है हर बार आपकी रेज इस तरह की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग हो सकता है आपकी रेज पैरेलल हो, ठीक है? हो सकता है आपकी रेज इस तरह से पैरेलल हो, ये ऑप्टिकल डिवाइस है और रेज आपकी इस तरह से पैरेलल रिफ्लेक्ट होने के बाद मिरर से ऐसे को आ रही है, मिरर से टकराने के बाद आपकी रेज ऐसे आ रही है। तो ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज हैं और इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, इसको जब आप इंटरसेक्ट करवाओगे तो ये इन्फिनिटी पे जाके कहीं मिलेगा। सो अगेन यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज एट इन्फिनिटी, ठीक है? यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज एट इन्फिनिटी। गेटिंग इट और नॉट? तो ये कुछ बेसिक्स थे जो आप में पता होने चाहिए। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ इमेज, ये दो पॉइंट्स जब हमें क्लियर हैं तो हम रिफ्लेक्शन को काफ़ी ईजिली समझ सकते हैं, है ना? अगर हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की क्लैरिटी है तो हम रिफ्लेक्शन के प्रोसेस को बहुत सिंपली समझ सकते हैं। बात समझ आई सबको यहाँ तक? यस, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, है ना? इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट और इमेज सबको पता चल गया? बहुत बढ़िया। अब आ जाओ प्लेन मिरर पे, ठीक है? नाउ विल कम टू प्लेन मिरर। व्हाट इज अ प्लेन मिरर और प्लेन मिरर पे आपका रिफ्लेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होता है, ठीक है? सपोज करो हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है? तो प्लेन मिरर होता क्या है पहले तो ये पता होना चाहिए। ये सब आप बेसिकली 10th क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये रिफ्लेक्शन का एक पार्ट है, ठीक है? प्लेन मिरर जनरली आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं होगा, लेकिन क्योंकि बेसिक है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है? एनसीईआरटी में कॉनकेव मिरर से ही उन्होंने स्टार्ट किया है रिफ्लेक्शन का जो प्रोसेस है। दे हैव स्टार्टेड विद द कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, दे हैव नॉट डिस्कस्ड मच अबाउट प्लेन मिरर,
ठीक है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक पार्ट है आपका रिफ्लेक्शन का। तो सपोज करो हमारे पास एक प्लेन मिरर है इस तरीके का। अब प्लेन मिरर होता क्या है ये हम सबको पता है। इट इज़ अ पीस ऑफ फ्लैट ग्लास विद अ रिफ्लेक्टिंग कोटिंग ऑन वन साइड एंड पॉलिश सरफेस ऑन अनदर साइड। ठीक है, अच्छा प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है, मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे रिफ्लेक्शन के, है ना। रिफ्लेक्शन के हमने दो टाइप्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। कौन कौन से पढ़े थे? वन इज योर रेगुलर रिफ्लेक्शन, है ना, और यू कैन से स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। एक आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता था और यू कैन से स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, एंड अनदर इज योर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अनदर इज योर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो अभी हम जो भी रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, जितने भी रिफ्लेक्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, प्लेन मिरर से लेके कॉनकेव मिरर से लेके कॉन्वेक्स मिरर तक, वो सभी रिफ्लेक्शन हमारे कैसे होंगे? रेगुलर होंगे। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ है और उसमें कोई भी रफनेस नहीं है। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज़ आवर एजम्पशन, है ना। हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जितने भी सरफेस होंगे हमारे, वो सारे के सारे स्मूथ होंगे और जो भी रिफ्लेक्शन हमारा होगा वो सारा का सारा स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन ही होगा। ठीक है, तो सपोज करो हमारा ऑब्जेक्ट हमने इधर कहीं रखा है, ये प्लेन मिरर है और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे है। प्लेन मिरर से यहाँ पे हमने हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है और प्लेन मिरर के सामने हमने इस ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी, देखो इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी वो मिरर से टकराने के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और हम सबको पता है कि अगर हमें इमेज फॉर्म करनी है तो इमेज कहाँ से फॉर्म होती है? इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अब ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टेड रे तो हमें पता चल गई, तो इंटरसेक्शन किसका कराओगे? कम से कम फॉर इंटरसेक्शन वी मस्ट हैव टू रिफ्लेक्टेड रेज। फॉर इंटरसेक्शन करवाने के लिए हमारे पास दो रेज तो होनी चाहिए कम से कम, है ना। मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड, है ना। इंटरसेक्शन कराने के लिए मिनिमम कितनी रेज चाहिए हमको? 2 रेज चाहिए। तो 2 रेज का जब इंटरसेक्शन होगा और वो भी रिफ्लेक्टेड रेज का, तब आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो एक रे तो मैंने ऐसे बना दी, दूसरी रे आप यहाँ से बना लो। सपोज करो ये रे मिरर पे टकराई और ये टकराने के बाद फिर सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर गई। दिस इज योर नॉर्मल विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, and the angle made by the normal with the incident ray is your angle of incidence and this will be your angle of reflection। ठीक है, तो 2 रिफ्लेक्टेड रेज हमें यहाँ पे मिल गई, एक ये वाली रे और एक ये वाली रे। अब दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करवाओगे तो यहाँ पे कहीं आपको इमेज फॉर्म होती दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे कहीं हमें इमेज फॉर्म होती दिखाई देगी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट बेटा यहाँ पे देखो रियल है, ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है? रियल है, तो इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। ऑब्जेक्ट का नेचर अगर रियल है तो इमेज का नेचर कैसा हो गया? वर्चुअल। अच्छा, जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा देखो यहाँ से, उतना ही डिस्टेंस आपका इमेज का होगा। जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट रखा होगा उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। कैसे बनेगी वो आप प्रूफ भी कर सकते हो ज्योमेट्री से। अगर आप ज्योमेट्री थोड़ी बहुत जानते हो तो ज्योमेट्री से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो ये वाला एंगल आपका आई है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। ठीक है, सिमिलरली आपका ये वाला एंगल आर है, ये वाला एंगल आई है, तो ये भी एंगल आपका 90 माइनस आई हो गया।
ठीक है, बात समझ आई। और अगर हम ये वाले ट्राइंगल की बात करें, ये वाला ट्राइंगल आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल में देखो, ये एंगल आपका आर है, तो ये वाला एंगल आर होगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, 90 माइनस आर। और हम सबको पता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर आई बराबर आर है तो 90 माइनस आई बराबर भी 90 माइनस आर के होगा, और साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मतलब अगर ये दो एंगल सेम है तो इनकी ऑपोजिट साइड्स हमेशा क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। So we can say that the distance of object from the mirror, let's say it is x, and distance of mirror image from the mirror is y. So from this angle you can say that side opposite to equal angles are always equal. So here you can prove x is equal to y, है ना। तो प्लेन मिरर से हमने दो चीज़ें सीख ली। पहली चीज़ तो ये कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रियल है तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। अच्छा, कितने डिस्टेंस पे बनेगी, जितने डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे हमारी इमेज बनेगी, ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर हो गए। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट का साइज देखो पॉइंट है तो इमेज का साइज भी देखो पॉइंट साइज है। ऑब्जेक्ट अगर पॉइंट साइज का है तो इमेज भी हमें कैसी बन रही है, पॉइंट साइज की इमेज बन रही है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस। अच्छा, अब पॉइंट साइज के इमेज से हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी इमेज उल्टी हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि पॉइंट के बेसिस पे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारी इमेज इन्वर्टेड होगी कि इरेक्ट होगी। वी कांट डिसाइड ऑन अ पॉइंट इमेज। तो हमने क्या किया, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लिया, है ना, ये देखने के लिए कि इमेज का जो नेचर है वो एग्जैक्टली कैसे वेरी कर रहा है। तो वो चेक करने के लिए हमने एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट ले लिया। सपोज करो हमने इस तरह का ऑब्जेक्ट ले लिया, ये हमारा प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर पे हमने इस तरह का ऑब्जेक्ट रख दिया। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरीके का, सपोज करो एक लेटर रख दिया ए, ठीक है। अब इसको हमने प्लेन मिरर के पास रखा, ठीक है। तो जितने डिस्टेंस पे ये होगा, अब इसकी इमेज कैसी बनेगी ये हमें फाइंड आउट करनी है ना। इसकी इमेज कैसी बनेगी ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जितने डिस्टेंस पे हम इसको डिवाइड कर सकते देखो पॉइंट्स में। लेट सपोज दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, दिस इज पॉइंट 4 एंड दिस इज पॉइंट 5, ठीक है। मैंने 5 पॉइंट कंसिडर कर लिए इस पर। अब हमें इतना तो पता है कि जितने डिस्टेंस पे ये पॉइंट होगा मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इसका इमेज पॉइंट होगा, यहाँ पे कहीं, ठीक है। जितने डिस्टेंस पे आपका 0.5 होगा उतने डिस्टेंस पे हमारा इमेज का पॉइंट होगा। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, उतने डिस्टेंस पे हमारा इमेज का पॉइंट होगा। क्या आप इस बात को समझ रहे हो? और जितने डिस्टेंस पे थर्ड नंबर वाला पॉइंट होगा उतने डिस्टेंस पे हमारा ये वाला पॉइंट होगा। यस, तो मैं पॉइंट को ट्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप देखो तो मैं पॉइंट को ट्रेस करते हुए इमेज फॉर्म कर रहा हूँ। पॉइंट को ट्रेस करते हुए मैंने क्या किया, इसकी इमेज फॉर्म कर दी। पॉइंट को ट्रेस करते हुए मैंने इसकी इमेज फॉर्म कर दी। बात समझ आई? तो इस तरह से आप इमेज फॉर्म करोगे। कोई भी लेटर ले लो, आप बी लेटर ले लो, देखो बी की इमेज कैसी बनेगी। बी की इमेज बनाओगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा। आप कभी प्लेन मिरर के आगे खड़े होके देखा है आपने कभी?
अपना चेहरा कभी भी प्लेन मिरर के आगे खड़े होकर देखना, आपका राइट हैंड लेफ्ट दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड राइट दिखाई देगा, है ना। यू विल गेट अ इन्वर्टेड इमेज, है ना। इसको जब आप इमेज शो करोगे यू विल गेट दिस टाइप ऑफ इमेज। तो आपका आज का टास्क ये रहेगा, मुझे बताना इनमें से कितने लेटर्स ऐसे हैं ए से लेके जेड तक। टोटल लेटर्स हमारे होते हैं 26। तो इन 26 लेटर्स में से कितने लेटर्स ऐसे हैं जिसमें आपकी इमेज एकदम इरेक्ट बन रही है, और कितने ऐसे लेटर्स हैं जिसमें आपकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट फॉर ईच एंड एवरी लेटर। जैसे बी में देखो आपकी इमेज इन्वर्टेड हो गई, ए में आपकी इमेज इरेक्ट है, एज इट इज़ है, कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे सारे लेटर्स की इमेज बना के देखना और मुझे बताना कि किस में इरेक्ट बन रही है, किस में आपकी इमेज इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तो नेचर वगैरह हमने सब कुछ देख लिया। अब हम आ जाते हैं फील्ड ऑफ व्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लेन मिरर को समझने के लिए हमें फील्ड ऑफ व्यू के बारे में पता होना चाहिए। व्हाट इज फील्ड ऑफ व्यू? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बेटा? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ फील्ड ऑफ व्यू पे। सपोज हमारे पास एक मिरर है इस तरह, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमने ऑब्जेक्ट को एकदम लास्ट में रखा है मिरर के, ठीक है, इस तरीके से रखा हुआ है। कहीं भी रख सकते हो आप ऑब्जेक्ट को। सपोज करो ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख सकते हो। हम फील्ड ऑफ व्यू को डिफाइन करने जा रहे हैं कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक मिनट। सपोज करो दिस इज अवर मिरर, और ऑब्जेक्ट को मैंने मिरर से थोड़ा अलग रख दिया, मतलब यहां पे कहीं रख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मिरर के एंड पॉइंट से रेस को रिफ्लेक्ट करवाऊंगा। दिस इज द फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द मिरर एंड दिस इज योर सेकेंड एंड पॉइंट ऑफ द मिरर। अगर मैं एक रे को इधर से पास करूं तो जस्ट इसके एंड पे टकराए और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। एक रे को मैं ऐसे पास कर रहा हूं जो इसके जस्ट एंड पे टकराए और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। वो आपकी रे कुछ इस तरह की होगी। देखो ये रे टकराई और टकराने के बाद जितने एंगल पे इसका इंसिडेंस था उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। सिमिलरली मैंने एक रे ऑब्जेक्ट से दूसरे एंड पे पास करवाई, ठीक है। दूसरा एंड इसका कहाँ पे है, बड़े ध्यान से देखोगे। मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। दूसरे एंड पे मैंने एक रे पास करवाई, ठीक है। सेकेंड रे मैंने यहाँ पे कहीं पास करवाई। ये क्या हो रहा है? अभी जैसे यहाँ पे टकराई तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से जितना होगा नॉर्मल के साथ उतना एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। बात समझ आई आपको? तो मैंने दोनों एंड पॉइंट से रेस को रिफ्लेक्ट करवाया। तो ये जो पहली रिफ्लेक्टेड रे है विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट बी, जो पहली रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे 1 which is passing through point B, and this is the second reflected ray which is passing through point A. इन दोनों के बीच का जो रीजन होता है बेटा, ये वाला जो रीजन होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। इसके बीच का जो रीजन होता है ये वाला,
इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? फील्ड ऑफ। अब फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है? सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ से कोई मतलब इसको देख रहा है, यहाँ से मान लो कोई मिरर में देख रहा है, तो उसको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। यहाँ से अगर कोई मिरर में देखेगा, मतलब इस रीजन के अंदर तक, इस रीजन के अंदर तक अगर कोई मिरर में देखेगा तो उसको ये वाला ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। लेकिन अगर कोई यहाँ से देखेगा, इस रीजन के बाहर से देखेगा, यहाँ से अगर कोई ऑब्जर्वर इस मिरर में देखेगा तो उसको ये वाला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो पहले वाले ऑब्जर्वर को दिखाई देगा और दूसरे वाले ऑब्जर्वर को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पहला वाला ऑब्जर्वर जो देख रहा है वो फील्ड ऑफ व्यू के रीजन के अंदर देख रहा है ना, इसलिए उसको वो इमेज दिखाई देगी, मतलब वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, और दूसरे वाले ऑब्जर्वर को वो ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो फील्ड ऑफ व्यू आई कैन से दैट द रेंज, it is that region or that range in which the observer can easily or perfectly see the object। मतलब ऐसे रीजन में जहाँ पे ऑब्जर्वर आपका उस इमेज को परफेक्टली, ऑब्जेक्ट को परफेक्टली देख सकता है मिरर में, है ना, उस ऑब्जेक्ट की इमेज को परफेक्टली देख सकता है मिरर में। बात समझ आ रही है आपको? ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। क्लियर और नॉट? नो सर, नहीं समझ आया? फिर से बताता हूँ, सुनो। देखो, फील्ड ऑफ व्यू जानने के लिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट से एक रे एक एंड पे टकरा के पास करवाई और दूसरी रे दूसरे एंड पे टकरा के पास करवाई, है ना। दोनों रिफ्लेक्टेड रेस के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अब इस रीजन का मतलब क्या होता है? इस रीजन में जब भी ऑब्जर्वर आपका मिरर की तरफ देखेगा तो उसको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट की इमेज उसको दिखाई देगी। लेकिन अगर वो इस रीजन के बाहर देखेगा, बाहर से देखेगा, मतलब यहाँ से अगर कहीं देखेगा, तो उसको ये ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। सिंपल सी बात। क्लियर हुआ? आपने प्लेन मिरर में कई बार देखा होगा कि आपको कई बार अगर आप उसके फील्ड ऑफ व्यू के अंदर देखोगे तभी आपको इमेज दिखाई देगी, फील्ड ऑफ व्यू से बाहर चले जाओगे तो आपको इमेज नहीं दिखाई देगी। ठीक है, बात समझ आई? तो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर जब आप रहोगे तभी आपको उसकी इमेज दिखाई देगी, फील्ड ऑफ व्यू से जब बाहर चले जाओगे तब उसकी इमेज दिखाई नहीं देगी। तो इस रीजन को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर है? अच्छा, एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो काफ़ी बार पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है, इवन बोर्ड्स में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, देन द हाइट ऑफ द मिरर शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पूरी इमेज देखने के लिए मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही है? मतलब हमें आधी साइज का इमेज चाहिए, है ना, आधी हाइट का इमेज चाहिए। अगर हमें पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना है तो हमें हाफ साइज का मिरर चाहिए, एटलीस्ट कम से कम हाफ साइज का मिरर चाहिए। अगर पूरे साइज का है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास आधे साइज का भी मिरर है, जैसे सपोज करो आपका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, आपका ऑब्जेक्ट मान लो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को इस मिरर में देखने के लिए आपको सिर्फ 5 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए। मतलब 5 सेंटीमीटर के मिरर में से आप 10 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को आराम से पूरा देख सकते हो, एंड टू एंड देख सकते हो। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करने वाले हैं किस तरह से ये होता है। अब ये तो आपको पता चल गया कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को पूरा देखना है मिरर के अंदर, तो हमें कम से कम मिरर, सबसे छोटे सा छोटा मिरर कितने साइज का होना चाहिए? ऑब्जेक्ट की हाफ साइज का होना चाहिए। अगर हाफ से भी कम हो गया तो फिर हमें पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। अगर हमें पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट देखना है ए से लेके बी तक मिरर के अंदर, तो मिरर का मिनिमम साइज जो होता है
दैट इज ऑलवेज हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट साइज. मिरर का जो मिनिमम साइज होता है, और यू कैन से हाइट ऑफ द मिरर इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको अभी हम प्रूफ करने वाले. चलो इसको प्रूफ करते हैं अब, तो आपको पता चलेगा किस तरह से ये आया. दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस. ठीक है, चलो इधर आओ. देखो, सपोज करो हमारे पास ये मिरर है. बड़े ध्यान से देखना है इसको, क्योंकि इसका प्रूफ कई बार एग्जाम में आ गया है. सपोज करो हमारे पास इस तरीके का मिरर है. ठीक है, ये हमारा मिरर है. ठीक है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है. ये आप खड़े हो, सपोज करो ये आपका हेड है, ये आपकी आईज है, और ये आपका फुट है. ठीक है, दिस इज योर हेड, दिस इज योर आईज एंड दिस इज योर फुट, एंड दिस इज योर मिरर. लेट्स से दिस मिरर इज M1 M2. इन दोनों के एंड पॉइंट्स क्या दिया हुआ है, M1 और M2. तो चलो इसकी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं. आपकी इमेज किस तरह के बनेगी ये देखते हैं. सबसे पहले हमने क्या किया, इस हेड से एक रे को पास करवाया. हेड से एक रे को पास करवाया, और वो जैसे ही मिरर को टकराई वो सीधा आपकी आंखों में गई, क्योंकि आंखों में वो रेज आपकी रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तभी आपको आपका सिर दिखाई देगा. अगर आपको अपना सिर देखना है तो सिर से जो रे इंसिडेंट होगी मिरर पे, वो आपकी आंखों में जानी चाहिए, तभी आपको वो हेड आपका दिखाई देगा, है ना. सिमिलरली अगर हमें आपका फुट देखना है, अगर हमें आपका पैर देखना है, तो पैर से जो रे निकलेगी, पैर आपका ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो पैर से जो रे निकलेगी बेटा, वो मिरर से टकराने के बाद सीधी आपकी आंखों में जानी चाहिए. पैर से जो रे निकलेगी वो मिरर से टकराने के बाद कहाँ जानी चाहिए, सीधी आपकी आईज में जानी चाहिए, तभी तो आपको आपका पैर दिखाई देगा. अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू सी योर फुट. ठीक है, तो हमने क्या किया, दो रेस को पास करवा दिया. अब हम सबको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ट्रू होता है किसी भी रे के लिए. तो सपोज करो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो मैं इसको आई लिख रहा हूँ, तो मैं इसको भी आई लिख सकता हूँ. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज वैलिड. सपोज दिस एंगल इज योर आई डैश, सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी योर आई डैश. ये दोनों एंगल आपके सेम होंगे, है ना, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. बात समझ आई आपको? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी. बड़े ध्यान से देखो, ज्योमेट्रिकल प्रूफ है, तो ज्योमेट्री से हम इसको प्रूफ कर रहे हैं. मैंने यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी. नाउ दिस एंगल इज आई, सो दिस एंगल इज ऑल्सो आई. alternate interior angles. If this angle is I dash, so this angle is also I dash. Again alternate interior angles. देखो ये दोनों एंगल आपके सेम होंगे, है ना. सिमिलरली ये दो एंगल्स भी आपके सेम होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस. Everyone is clear up to this point? अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसी बनेगी? देखो, मिरर तो आपका खाली यहाँ तक है, तो यहाँ पे अगर कोई मिरर नहीं है तो मैं क्या किया, यहाँ पे मैंने देखो एक्सटेंशन कर दिया मिरर का. एक्सटेंशन इसलिए किया ताकि मुझे पता चले कि मेरा ये एग्जैक्ट पॉइंट हेड का जो इमेज है, ये जो हेड का ऑब्जेक्ट है बेटा, ये रियल है. इसकी इमेज यहाँ पे कहीं बनेगी. जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी. ठीक है, यहाँ पे कहीं आपकी हेड की इमेज बनेगी. बड़े ध्यान से देखना. ठीक है, जो आपका हेड का इमेज है वो कहीं इस तरीके से बनेगा. सिमिलरली आईज की अगर मैं बात करूं, तो आईज वाला जो पॉइंट होगा आपका इधर कहीं आएगा. ठीक है, जितने डिस्टेंस पे आपकी आईज है उतने डिस्टेंस पे आईज आ जाएगी.
फुट वाला पॉइंट आपका जितने डिस्टेंस पे होगा उतने डिस्टेंस पे फुट आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी इमेज कुछ इस तरीके की बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका पूरा रियल है और प्लेन मिरर से जो भी आपकी इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। इमेज किस तरीके की बनेगी, वर्चुअल बनेगी। दिस विल बी योर ई डैश, दिस विल बी योर एफ डैश, है ना। बात समझ आइए। तो सपोज करो आपका जो ये डिस्टेंस है z है, मतलब मिरर से आपका फुट z डिस्टेंस पे, तो आपकी इमेज भी, जो फुट का इमेज पॉइंट होगा वो भी मिरर से कितने डिस्टेंस पे लाई करेगा, z डिस्टेंस पे लाई करेगा। क्लियर है। सपोज करो आपका हेड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है ना। उसको प्रूफ कर रहे हैं बेटा ज्योमेट्री से, है ना, मेरे ख्याल से पता चल जाना चाहिए। अब सपोज करो हेड से लेके ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है x, अज्यूम कर रहे हैं अब हमें, क्योंकि कोई भी यहाँ पे पैरामीटर गिवन नहीं है तो हम सब चीज़ें वेरिएबल्स के टर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सपोज करो हमें हेड से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x दिया हुआ है। ठीक है, ये डिस्टेंस अगर हमारा x है तो ये डिस्टेंस भी हमारा x होगा। क्यों x होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, इन दोनों के ऑपोजिट साइड्स हमारी सेम होनी चाहिए। सिमिलरली अगर सपोज करो ये वाला डिस्टेंस आपका y है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी हमारा कितना होगा, y होगा। क्यों y होगा, क्योंकि अगेन दोनों एंगल्स आपके सेम है, तो इनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, इनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, सेम होगी। आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस। अब अगर आप ज्योमेट्री से देख लो तो आपको सीधा पता ही चल जाएगा। यहाँ पे जो मिरर का हाइट है, देखो ये हाइट भी आपका x होगा क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड है, रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, और ये वाला डिस्टेंस आपका y होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट की हाइट टोटल कितनी हो गई, यहाँ से आप सिंपली देख के पता कर सकते हो ज्योमेट्री से। ऑब्जेक्ट की आपकी टोटल हाइट कितनी हो गई, 2x + 2y। ठीक है, और इमेज की टोटल हाइट कितनी हो गई, सॉरी मिरर की टोटल हाइट कितनी हो गई, विच इज़ योर x + y। सो इफ़ यू डिवाइड बोथ दिस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने कैपिटल H लिया है। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ मिरर, यू कैन सिंपली प्रूव दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ मिरर। देखो बड़े ध्यान से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h and height of mirror is small h, so you will get height of object is 2x + 2y and height of mirror is x + y। 2 कॉमन आ जाएगा, देखो x + y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि अगर हमें पूरे ऑब्जेक्ट को देखना है तो हमें मिरर का हाइट कितना चाहिए, ऑब्जेक्ट के हाइट के हाफ मिनिमम। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम हाइट ऑफ मिरर रिक्वायर्ड इज h/2 टू सी द फुल ऑब्जेक्ट। तो पूरा ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिनिमम हाइट कितनी रिक्वायर्ड है, h/2। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, अच्छा फिर से रिपीट करते हैं इसको, देखो बड़े ध्यान से, एक बार फिर से देख लो इसको। हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, फिर से रिपीट करूं क्या, यस एक बार फिर से रिपीट कर दूं। चलो देखो इधर, सपोज करो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का हेड है, मतलब ये मैं खड़ा हुआ हूं, ये मेरा सिर है, ये मेरी आंखें हैं और ये मेरा फुट है। ठीक है, अब हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक रे हेड से पास कराई। तो जो रे आपकी हेड से पास होगी वो मिरर से टकराने के बाद कहाँ पे जानी चाहिए, आपकी आंखों में जानी चाहिए, तभी तो आपको आपका हेड दिखाई देगा। अगर आपको अपने सिर को देखना है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपकी आंखों तक जानी चाहिए ना, तभी आपको आपका सिर दिखाई देगा। तो मैंने एक रे को ऐसे पास करवाया। अब हमें पता है जितने एंगल पे ये स्ट्राइक करेगी मिरर को,
उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। सेकेंड रे मैंने फुट से पास करवाई, क्योंकि मुझे अपने पैर को देखना है। अगर मैं अपना सिर देख सकता हूँ और मैं अपना पैर देख सकता हूँ, तो मतलब मैं पूरे ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट पे किसी भी पॉइंट को देख सकता हूँ, है ना। पूरे ऑब्जेक्ट को देखने का मतलब ये है कि अगर मैं अपने सिर को देख लूँ मिरर के अंदर, अगर मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे अपना पैर भी दिखाई दे रहा है, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो मैंने इसलिए लास्ट एंड पॉइंट कंसिडर किया फुट ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपका पैर कंसिडर किया। तो यहाँ से जो रे पास करी बेटा, ये रे मिरर को टकराने के बाद सीधी आपकी आंखों में चली गई। आंखों में इसलिए ले गया ताकि तभी तो आपको वो चीज़ दिखाई देगी। जब रिफ्लेक्टेड रे आपकी आंखों में जाएगी तभी वो चीज़ आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे भी हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करा दिया। तो सपोज करो ये एंगल आपका आई डैश है, तो ये भी आपका आई डैश हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हेड से लेके ये पॉइंट का डिस्टेंस x मान लिया, ठीक है। हेड से लेके ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या मान लिया, x मान लिया। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। क्यों x होगा, क्योंकि देखो दोनों का एंगल सेम है, एंड साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये हमने बेसिक ट्राइंगल में पढ़ के आया ना, 8th क्लास की ज्योमेट्री में पढ़ाया जाता है। जब हम सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ते हैं तो अगर आपके एंगल सेम है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, सेम होगी। अगर ये x हमने अज्यूम किया है तो ये भी x होगा। सिमिलरली हमने ये डिस्टेंस को y अज्यूम किया, इसको y माना, तो ये डिस्टेंस आपका अपने आप y हो गया। क्यों y हो गया, बिकॉज दीज बोथ एंगल्स आर अगेन सेम, दीज बोथ एंगल्स आर अगेन सेम, सो ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल। इनकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। अब अगर मैं मिरर की बात करूं तो देखो मिरर में क्या है, ये रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स हमेशा सेम होती है। तो ये अगर x है तो ये भी x हो गई, सिमिलरली ये अगर y है तो ये भी y हो गई, ठीक है। तो अब मुझे मिरर की भी हाइट पता चल गई और मुझे ऑब्जेक्ट की भी हाइट पता चल गई। तो मैंने दोनों हाइट्स को डिवाइड कर दिया, ऑब्जेक्ट की हाइट अपॉन मिरर की हाइट। तो मुझे यहाँ से रेशियो कितना मिल गया, 2 मिल गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट अपॉन मिरर की हाइट का रेशियो कितना मिल गया, 2 मिल गया, विच सेज दैट हाइट ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मिरर की जो हाइट होनी चाहिए मिनिमम, ऑब्जेक्ट की आधी होनी चाहिए अगर हमें पूरा इमेज उसका देखना है। तो क्या आपको बात समझ आ गई, यस, वेरी गुड। तो मिनिमम लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड मिरर टू सी द इमेज इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस पॉइंट को अगर आप याद भी रखो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है। सपोज करो आपको ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ मिरर रिक्वायर्ड, प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी दिस ऑब्जेक्ट। तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो 10 सेंटीमीटर। मिनिमम साइज हमें कितना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। भाई 10 सेंटीमीटर से छोटा मिरर अगर आप कर दोगे आपको पूरा ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो कम से कम हमें 10 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए अगर हमें 20 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को देखना है ना। 20 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें कितने सेंटीमीटर का मिरर चाहिए, 10 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए ही चाहिए कम से कम। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। चलो, है ना। अरे आज स्टूडेंट्स का अटेंडेंस कैसे कम हो गया, बहुत सारे बच्चे मीटिंग से लीव हो गए। मेरे को लगता है अटेंडेंस एक बार फिर से ले लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इन द मीटिंग। ये जो मीटिंग से गायब हुए हैं इनके नाम यहाँ पे मैंने देख लिए, कौन कौन मीटिंग में है। अच्छा अच्छा अच्छा, पीपी सवानी के मैक्सिमम स्टूडेंट्स मीटिंग से गायब हो चुके हैं और एसवीवी के भी कुछ बच्चे निकल चुके हैं। पीपी सवानी का तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम क्राउड निकल गया है। मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड अभी भी तुम रख रहे हो, दिस इज़ नॉट द गुड एटीट्यूड बेटा, ठीक है। अभी भी सीरियसनेस नहीं आ रही है,
है ना, अभी भी पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं हुए आप लोग, ठीक है। हाँ, तो ये भागने से काम नहीं चलेगा ना। देखो, एग्ज़ाम का डेट फिक्स है, एग्ज़ाम का टाइम फिक्स है, एग्ज़ाम होना ही होना है, तो चाहे आप कहीं भी भाग जाओ, चाहे आप व्यारा छोड़ के चले जाओ, चाहे आप इंडिया छोड़ के चले जाओ, एग्ज़ाम तो होगा ही ना, कहीं भी चले जाओ। फिर तो क्लास छोड़ने का क्या मतलब है? क्लास छोड़ने का कोई सेंस ही नहीं है। अच्छा, एग्ज़ाम के डेट्स अभी देखो आए नहीं है, लेकिन मई में मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। मई तक बोल रहे हैं कि मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बोर्ड का एग्ज़ाम मेरे ख्याल से मई में होगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको गाइड करना बेटा, मेरा काम खाली आपको गाइड करना है। अगर फिर भी आप नहीं मानते हो, क्लासेस बंक करते हो और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, नोट्स नहीं बनाते हो, देन दैट इज़ योर फॉल्ट, ठीक है। एक टीचर का काम होता है गाइड करना। उसके बाद भी अगर आप इस तरह से बंक करोगे क्लासेस, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं तो हम आपको कुछ ज़्यादा यहाँ से बोल नहीं सकते, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास से फिर मैं ना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाऊंगा। फिर मैं एक एक के पेरेंट्स को कॉल करूँगा। अगर इस तरह का नेचर रहा तो फिर मुझे एक एक के पेरेंट्स को घर पे कॉल करना पड़ेगा कि ये खाली अटेंडेंस देने आते क्लास में और अटेंडेंस दे के गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर अभी तक तो मैंने काफ़ी देख लिया आप लोगों को, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ड्रॉप हो गया। आज खाली 23 पीपल है मीटिंग में, इसलिए मुझे ज़्यादा थोड़ा सा हैरानी हो रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा कैसे चलेगा, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में लोग चले गए, क्योंकि क्रिसमस का भूत उतरा नहीं है लगता है, हमारा क्रिसमस का भूत चढ़ा हुआ है। चलो ठीक है, yes, we will meet you in the evening class. Bye bye to all of you.